बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और आज साधना न्यूज का मिशन 2022 पहुंच चुका है अयोध्या की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट रुदौली। जी हां, आज रुदौली हमारा मिशन 2022 पहुंचा है और रुदौली विधानसभा पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। जनता से भी सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे और दलों के नेता से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र यादव जी यहाँ पर विधायक है, तो जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि 64 साल बाद बीजेपी ने रुदौली में अपनी कब्जा किया था, रुदौली में अपनी सरकार बनाई थी। तो अब क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि 64 साल बाद जब आपको मौका मिला है तो निश्चित है विकास होना चाहिए और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरना चाहिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। बसपा से हमारे साथ चौधरी शहरियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा से डॉक्टर पुष्कर यादव चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से पीसीसी सदस्य दयानंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता फैजल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी का बहुत स्वागत है। मिशन 2022 में आज हम बात करेंगे विकास के मुद्दों की, क्योंकि रुदौली में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, आशीष जी आपके पास ही आना चाहूंगी और यही जानना चाहूंगी मैं कि इन 5 सालों में क्या कुछ विकास। देखिए, जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई और एक बार रुदौली की जनता ने रुदौली में भाजपा का परचम फहराया, तो 2012 से लेकर 2017 तक जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो जिन कार्यों को कराने में सरकार ने सिर्फ इसलिए रुचि दिखाई कि यहां पर भाजपा का विधायक था, उन सभी रुके कामों को कराने का सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर कार्य किया गया। और उसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो विकास की यात्रा चाहे वो सड़क संसाधन को लेकर रहे हों, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रहे हों, चाहे वो शिक्षा को लेकर रहे हों, चाहे वो जन सुविधाओं को लेकर रहे हों, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आपके बगल में रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है, उत्तर प्रदेश सेतु निगम इसको बना रहा है। आगामी 25 तारीख को 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर इसका लोकार्पण प्रस्तावित है और जनता को यह स्वीकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार आने पर केंद्र की जब योगी मोदी जी की सरकार का डबल इंजन हम लोगों को मिला, तो तमाम प्रधानमंत्री की सड़क एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। रुदौली की विधानसभा में लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रुदौली विधानसभा में बनी है और अभी भी लगातार चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, चाहे वो भेलसर नेवरा से लेकर कमख्या धाम तक रहा हो, चाहे वो पौशाला से लेकर कमख्या धाम तक रहा हो। तो हम देखते हुए आए हैं आशीष जी, सड़कों की जो हालत है, देखिए जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप अमानीगंज रोड की बात कर रहे हैं तो उसका भी टेंडर कार्य पूरा हो गया। चुनाव से पहले आपको अच्छी सड़क चलने को मिलेगी, आपको भरोसा दिलाता हूं। चुनाव के वक्त ये सारे विकास कार्य क्यों? उसके पहले भी मैं आपको बताऊं, उसके पहले भी ये सड़क बन चुकी थी, लेकिन कतिपय कारणों से जो मशीनरी एक हावी थी, दूसरी मानसिकता की मशीनरी जो हावी थी, उनको ठीक करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है और अब हमारा सिस्टम हमारे हाथ में है और निश्चित रूप से आगे बढ़िया काम होगा। आशीष जी, हमारा एक सवाल है आपसे। हम इस विधानसभा रुदौली विधानसभा में आए, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई, गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों पर। इसलिए गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई कि जो ठेकेदार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनका सरकारी मशीनरी से जो एक तालमेल पूर्व की जो संस्कृति थी उससे वो चल रहे थे। अब हमने उन सबको चिन्हित किया है और अब ठीक से उनको ठीक कर रहे हैं और सड़कें भी ठीक कर रहे हैं। जी, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि विकास के अलग अलग इन्होंने पायदान पर बताया कि जैसा कि सड़कें सही हो गई हैं, गड्ढा मुक्त करा दिया गया। ये महज सड़कें पर ही मुद्दा नहीं। अभी जैसा कि मैम बोली कि हम लोग आए हुए हैं, फ्लाईओवर का जो काम मिला हुआ था 2017 से 19 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फ्लाईओवर का काम, जो बजट था फ्लाईओवर का लगभग 23 करोड़ रुपए समथिंग बजट आया था। अब 19 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 21 लगभग आपका ये कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। दूसरा, ये सड़क पहला मुद्दा है। उसके आपके बेसिक मुद्दे एजुकेशन से ले लीजिए, यहाँ पर स्वास्थ्य से ले लीजिए, और आप चले जाइए यहाँ पर आप हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये हालत हो गई है कि डेंटिस्ट के डॉक्टर तो हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट है ही नहीं कि वो इलाज कर चुके हैं।
किसी पेशेंट का, वो चाहे डेंटिस्ट हो या और लेवल के जो डॉक्टर होते हैं, वो बस सैलरी उठाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। दूसरा, जैसे कि अभी सर ने जब मुद्दा उठाया कि गड्ढे बहुत हैं वहां पर, तो शर्मा जी ने जवाब दिया कि ये सब ठेकेदारों का काम होता है, उनकी गलती होती है। भाई साहब, ठेकेदार अंदर किसके में आते हैं? अगर आप टाइट करेंगे तो ठेकेदार सही से काम करेगा। हम टाइट कर रहे हैं, हम टाइट कर रहे हैं। आप जब से हमारी सरकार आई, आप फेलसर से लेके उमापुर मार्ग देख लीजिए, ये हमारी सरकार का ठेकेदार था और हमारे सिस्टम सरकार बनी थी। बेलसर से लेके उमापुर तक 19 किलोमीटर की सड़क में आप जाके देख लीजिए। 2015 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, सड़क बनी है, और आप जाके देख लीजिए कहीं एक गड्ढा आपको मिल जाए तो वादा सिर्फ बेलसर से उमापुर का नहीं हुआ था। आप रुदौली क्षेत्र में रहने वाले, मेन यहाँ का है, आप रुदौली कस्बे में देख लीजिए, यहाँ का कर लेना। रुदौली कस्बे की सड़कों को देख लीजिए, रुदौली देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। यहाँ से आने में क्या हालत हो गई है लोगों से। आप अगर निर्माणाधीन सड़कों को गड्ढायुक्त सड़कें कहेंगे, मैं आना चाहूंगी, आप सिर्फ अगर निर्माणाधीन सड़कों को गड्ढायुक्त सड़कें कहेंगे तो ये आपकी सोच में समूह में कुछ नहीं कर सकता। भी है पुष्कर जी से मेरा सवाल है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या स्थिति है? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जहां तक सवाल है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था अभी जैसे हमारे IMI के भाई साहब बोले कि एक डेंटल सर्जन है, तो जो सरकार की व्यवस्था है, मैं चूंकि मेडिकल विभाग से हूं और आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से मैं रुदौली की धरती पर रहा। मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मवई CSC का रहा, रुदौली का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहा, और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा समय जो है स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिला। लेकिन सरकार की व्यवस्था कहें या ये कहें कि सरकार की आर्थिक कमी कहे या कहें कमजोरी, कि जो सामान है डॉक्टर तो आप उपलब्ध करा दिए, लेकिन अगर टेबल नहीं होगी, चेयर नहीं होगी, कुर्सी नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि किसी भी अस्पताल में एक ऐसी डेंटल सर्जन की टेबल नहीं है कि वो कायदे से आदमी काम कर सके। जितना चाहे वो आप रुदौली ले लें, मुंबई ले लें, या जितनी एडिशनल है, आपकी पूरे कामगार PSC है, या आपकी एडिशनल में सैदपुर PSC है, या आपकी एडिशनल उमापुर PSC है, या IR PSC है, या सुजागंज है। इस दावे के साथ मैं कहता हूं कि यहाँ पर संसाधन की कमी है। चिकित्सा आप कर सकते हैं, चिकित्सकों की भी कमी है, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर चिकित्सक भी नहीं उपलब्ध हैं। ये सरकार की कमी है, इस सरकार की कमी को पूरा करना चाहिए। और अभी शर्मा जी इस बात को कहेंगे कि भाई हम संसाधन जुटा रहे हैं या सरकार पूरा प्रयास कर रही है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से प्रयास पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 से पहले, डॉक्टर साहब आप चूंकि इस प्रोफेशन में रहे हैं, 2017 से मुझे पहले बताइए कि किस तरह से दांत की सुविधाओं का CHC में क्या हाल था। आप बताइए क्या नरौली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती थी? आप बताइए कामाख्या धाम से सटे सुनबा में क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती थी? आज जब हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो सुनबा में भी हमने CHC बनाने का काम किया है, हमने नरौली में भी HC बनाने का काम किया है, और जहां तक सुनबा CHC का काम है वहां पर चिकित्सा अधीक्षक अपॉइंट हो चुके हैं और चुनाव से पहले वहां पर OPD शुरू हो जाएगी। दुधगत से काम चल रहा है। और जहां तक बाकी आप PHC की बात की, डेंटिस्ट का मुद्दा MIM के साथी ने उठाया, मैं आपको बताऊं, विकास एक विधिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम डॉक्टर लाएं, संसाधन भी आ ही जाएंगे। पहले तो यहां पर डॉक्टर मांगने पर एक डॉक्टर होता था, वो भी चैन से बैठता नहीं था, दवाएं बाहर से लिखी जाती थी। अब हमने नियम बना दिया है कि सारे डॉक्टर बैठते हैं, OPD होती है, सीजेरियन होता है, अस्पतालों में जच्चा बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, और डेंटिस्ट डॉक्टर आ गया, उनकी चेयर की रही बात तो वो भी आ जाएगी। ये एक विधिक प्रक्रिया और होता रहेगा। ये सारी बहुत धन्यवाद। मैं इसके बीच में अभी शर्मा जी की बात को काट के कहना चाहता हूं कि अभी सोनबा CSC का जो उद्घाटन हुआ, मैं उस समय अधीक्षक था और उस समय सोनबा की इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो CSC सैंक्शन होती। वो इन्होंने सैंक्शन नहीं किया, सैंक्शन तो पास तो हमने करवाया, क्योंकि मेरे हाथों से हुआ है। वो इसके बाद CSC, इसके बाद पूरी बात तो मुझे कहने का मौका दिया जाए भाई। मैं आप बात करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी बात एक ही पॉइंट पे कहने दिया जाए। चूंकि सोनबा CSC की बात जब शर्मा जी ने कही तो वहां की जनसंख्या कम थी, वो एडिशनल PSC सैंक्शन हुई, इसके बाद कागज रिफंड आ गया, फिर मैंने उसमें सुल्तानपुर के गांव की जनसंख्या जोड़ी और तब बढ़ी, और उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने उसके गांव के वहां उनके यहाँ कर्मचारी हैं, उनके कहने पर सोनबा CSC सैंक्शन हुई। इसको पूरे रुदौली की जनता जानती है, ये भी जानती है कि इसको जो है डॉक्टर पुष्कर यादव ने सैंक्शन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस समय जब आपने डॉक्टर साहब सैंक्शन कराया, आज तक OPD नहीं चालू हो पाई, क्या कारण था उसका? हाँ बिल्कुल, जब आपने सैंक्शन कराया तब उसमें डॉक्टर क्यों नहीं आए?
जी। जब आपने सैंक्शन कराया तो उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? जी। जब आपने सैंक्शन कराया तो वहां पर अन्य सुविधाएं क्यों बनी? वो सारा काम आपने जैसे बताया ना, अगर आजकल अखिलेश जी का एक सगल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं आज लोकार्पित होती हैं तो वो कहते हैं इसका इनॉग्रेशन तो हमने 2016 में कर दिया था। ठीक वैसे इनॉग्रेशन किया था जैसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 2016 में 22 दिसंबर को सरकार जाने से 3 महीना पहले, 2 महीना पहले उन्होंने इनॉग्रेशन किया, और आज वो सेहरा अपने सिर पे बांधना चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया है। ऐसे शिलान्यास से काम चलने वाला नहीं है। हम काम करते हैं, हम लोकार्पित करते हैं, जनता की सेवा में देते हैं। शहरयार जी। सबसे पहले तो जो सड़क की बात आई या फ्लाईओवर की बात आई, इस पे आप रुदौली वालों की तरफ से आपके माध्यम से रोशनी डालना चाहते हैं हम कि ये सड़क जो रुदौली से उमापुर या रेछघाट तक गई या ये फ्लाईओवर, ये इस सरकार की योजना में नहीं था। ये पूर्व की जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी तरफ से पास किया गया था। आज क्रेडिट कोई ले मगर उस क्रेडिट का हकदार नहीं है। दूसरी चीज जो सड़कों की बात है, वाकई में आपका कहना सही है कि इस इलाके की सड़कें बहुत ही बदतर हैं। जिस तरह से गड्ढे हैं उस पे, चाहे आप ये उत्तरी क्षेत्र से जाकर आप दक्षिणी इलाके तक अगर इंटीरियर में जाएंगे तो एक एक करके सबकी बात सुनी जाएगी। एक एक करके हाईवे पर आगजनी करने वाले लोग, उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। आशीष जी, काम के वो कौन थे? अगर सरकार उनको रुदौली की स्थिति की बात करते हैं, फिर बुलडोजर की सरकार जो चलाई गई किसानों पर, ये किसकी सरकार? हम ये मोटरसाइकिल किसकी सरकार है? बुलडोजर सरकार। अब आपने अभी- सही अभी कहा। टेनी मिश्रा का सपा लखीमपुर का सरकार कांड, में, लखीमपुर सपा का सरकार कांड में आपको जिस तरह से शहरयार जी को बोल दिया गया किसानों को, जिस तरह से किसानों के साथ समाजवादी इतना बड़ा पार्टी के बलात्कार हो रहा है, ये इसी सरकार में। संपत्तियों भाई पर एक कब्जा एक करते किसान थे, को उस पर आदमी मार बुलडोजर कर चलाने का काम किया है। 750 आदमी, 750 किसान, 750 किसान मर गया, 750 किसान मर गए। आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हो। और हम लोग किसानों की संतानें हैं। इस तरह तो पूरा किसान खत्म हो जाएगा। आप खाना क्या खाओगे? 17 तक जितनी भी इस तरह गुंडे चलेगी और उसको आप बर्खास्त भी नहीं कर रहे हो। जिस मंत्री के लड़के ने सुचारू रूप से नहीं चलती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फ्लाईओवर नहीं बना तो अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे फ्लाईओवर की बात करिए, किसानों के ऊपर गाड़ी चला के मारा जा रहा है, उसका कोई हल नहीं है। सरकार जब इनसे नौकरी की बात की जाती है तो इल्जाम लगा देते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए तब नौकरी मिलेगी। भाई साहब, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं बिना टैलेंट के नौकरी दे दें? मेरी बात नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। बिना टैलेंट के नौकरी दे दें, बिना नौकरी दे दें। ये देखिए, आप बताइए, बिना टैलेंट के नौकरी दे दें चाहिए, लेकिन बिना टैलेंट के नौकरी के लिए बिना टैलेंट के नौकरी होना दे चाहिए, दें। लेकिन क्या होना चाहिए? होल्डर चपरासी की बिना टैलेंट के नौकरी दे किया है। दें, बिना टैलेंट के नौकरी दे दें। चपरासी की नौकरी करने के लिए पीएचडी करने वाला जो चपरासी की नौकरी करेगा। जिस पद के लायक नहीं होता है नौकरी दे दें। कैसे जिससे वो नौकरी दें? ऑपरेशन करे तो कैंची पेट पे छोड़ दे। 2 करोड़ ऐसी बात ऐसे आप बात करते हैं। रोजगार की आपने बात आशीष जी, मेरे घर में शांत हो जाइए। मेरे घर में सबकी बात सुन लेते हैं मेरे ना। घर में 2 नौकरियां आई सरकारी तौर पे। आप हमसे यहाँ शुरू करिए। हाँ, तो तुम्हारे मेरे घर में 2 नौकरियां आई। आपके घर और आएंगी, सुनिए, आपके घर सुनिए। आएंगी। यहाँ और टैलेंट सुनिए। होते हुए भी नहीं मिलती और है। सुनिए। चपरासी की सीट पर शहरयार जी, डॉक्टर आप- साहब सुनिए। आप बताइए, फिर मैं सुनिए, जरा सुनिए। फैसल जी शांत हो जाइए। आशीष जी डॉक्टर साहब शांत हो बगल में जाइए। बैठे हैं। इनके शांत हो सुनिए। जाइए। एक- आशीष एक- जी, एक- आशीष एक- जी, एक- थोड़ा एक- बताइए। एक- बोला जाएगा, आशीष ऐसे जी, नहीं मिल जाएगी। चलेगा। शांत हो जाइए। भाई सत्ता का तो सम्मान सवाल किया जा रहा है, उसका रुकिए, जवाब आप दीजिए। रुकिए। हमारे उत्तर प्रदेश की आशीष सरकार जी, में सवाल का करूंगी सम्मान है। आपसे, शांत हो आपने जाइए। कहा कि दूसरों को बिना मौका बिना दीजिए। काबिलियत आशीष वाले भाई। पर लीक हो चुका है। दूसरे को मौका दीजिए ना भाई, थोड़ी देर। डॉक्टर साहब का बेटा काबिल है। आज एम्स में पीजीआई में नौकरी कर रहा है। ठीक है, पीजीआई में लोग की ठीक है, सेवा कर रहा ठीक है। है। काबिलियत के आधार पर ठीक, नौकरी ठीक है। मिलेगी। और 2 से और बढ़ के। रोजगार की फैसल बात जी। हुई थी। और 2 करोड़ रोजगार अरे, की बात हुई थी। विधानसभा हर साल 2 करोड़ विधानसभा रोजगार। अध्यक्ष मैडम ये देखिए, रुदौली से मामला नेशनल लेवल पे जा रहा है। ये रुदौली तक स्थानीय है, मुद्दों इसको से भटकना ही है। हाँ। ये काम होता है, आरोप ये प्रत्यारोप की मतलब राजनीति होती है, विकास के रुदौली मुद्दों की से- बात करिए आप। जी। हम लोग रुदौली के लिए आप बैठे हैं। जल्दी से अपनी बात करिए, फिर मैं जनता से देखिए, सवाल रुदौली में करूंगा। मुद्दा रुक होना जाइए, चाहिए। रुक देखिए, जाइए। रुदौली शहरयार जी, कोई प्रदेश से बाहर नहीं है। आ रही हूँ। बट एक मिनट, जैसे रुदौली काबिल थे पढ़ाई की, कोई भेदभाव नहीं हुआ। डॉक्टर भाई, साहब का बेटा भी नौकरी पा भाई, गया है। एक मिनट, डॉक्टर रुदौली साहब का देखिए बेटा भी प्रदेश से PGI में बाहर अपनी नहीं सेवाएं दे रहा है। है। जो प्रदेश में हाल है वही रुदौली में भी है। यहाँ मामले विकास के ऊपर नहीं चल रहे हैं, यहाँ मामले धर्म के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ जात पे चल रहे हैं।
यहाँ रुदौली एक तारीखी कस्बा है और ये मिसाल रहा है हिंदू मुस्लिम तारीखी एकता कस्बा का। था भाई साहब, आप तारीखी कस्बे की बात करते हैं। उनको हम बोले भाई बोलने बोल लेने दीजिए, दीजिए, हर मामले में नहीं बोला जाता है भाई। गलत बयानी करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोल लेने दीजिए, आप बोल गलत लेने बयानी दीजिए भाई। करेंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कोई मा- 2012 की सरकार में दुर्गा देखिए, पूजा के यहाँ जुलूस पर से मामला अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज प्रदेश करा से दिया। बाहर नहीं है, फर्जी जो मुकदमा हालात जेल भेज प्रदेश दिया, में तारीख है की बात वो करते हैं। यहाँ भी है। यहाँ तारीख की पर बात करते हैं। कुलदीप सेगर को क्यों नहीं डालते हो? आपसे भी ले रहे हैं, एक मिनट। अभी टेनिम से बाहर नहीं, घूम रहा है ये- कुलदीप सेगर, अभी भी इन सब अरे पर स्थानीय बात नहीं मुद्दों की करते। बात करते थे। अभी स्थानीय मुद्दों की बात करें। ये रुदौली से भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ के उस पर बात करिए। हमने कहा यहाँ पर जिस तरह से देखिए, एक उम्मीद थी लोगों को कि चलिए आई है, अब एमएलए भी है, सरकार भी है, चीजें होंगी, काम होएगा। मगर यहाँ पर उन सब चीज वो सब चीजें आपने रोजगार की बात की। अभी रोजगार जब आदमी को, नौजवानों को जब दूसरे ट्रैक पे चलाया जा रहा है, उनके जहन बांटे जा रहे हैं, जो हमारी नई नस्लें आ रही हैं उनके जहनों में इस तरह की बातें पैदा की जा रही हैं, तो वो रोजगार उनके लिए सेकेंडरी हो गया है। वहां पर ये चीज हो गई है कि हमें मतलब धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटना है। विकास और विकास से रिलेटेड चीजें वो सब सेकेंडरी हो रही हैं। वो स्थिति जैसे प्रदेश में है, जैसे पूरे मुल्क में है, वो यहाँ भी है। आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम आप कर रही है। बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए। कैराना में हिंदुओं को घर छोड़कर क्यों भागना पड़ा? जी। कैराना में हिंदुओं को घर छोड़कर क्यों भागना पड़ा? यही आप जवाब बताइए, दीजिए। क्या ऐसे रुदौली में ही विकास- इल्जाम लगा के ऐसे ही बांटा मेरा उन्होंने। सवाल है समाजवादी पार्टी से, और मेरा सवाल है बहुजन समाज पार्टी से। पहला सवाल है समाजवादी पार्टी से, जो उनको रुदौली विधानसभा की जनता ने उनको 10 साल दिए, 5 साल फुल बहुमत की सरकार दी, 10 साल यहाँ से विधायक है समाजवादी के, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैंने देखा है आज तक रुदौली का कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं कहा गया। आज तक रुदौली का कोई विधायक खड़ा होकर यहाँ की समस्या से बात ही नहीं की। क्या है स्थानीय समस्या गड्ढा, सबसे समस्या रोड कह रहे हैं हमने इतनी सारी सड़कें कहाँ है। आप जाइए किसी भी हाईवे से उतर के देख लीजिए, कोई भी रोड ऐसी नहीं जिस पर गड्ढा नहीं है। आशीष जी, इसका जवाब दें आप। उनका सवाल 10 साल के कार्यकाल से सपा से है, जब वो मुझसे बहुजन समाज 2017 से भारतीय जनता पार्टी से भी है, भाजपा जो का मौजूदा विधायक भी है। सरकार है। मैंने जो सपा से किया कि 10 साल यहाँ से समाज। चलिए। और देखिए मैम, पहले महंगाई डायन होती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डार्लिंग हो गई। जी, देखिए, मुद्दा तो वही है भैया, युवा को मुद्दा तो वही है। नौकरियां 17 बार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, 1-2 बार पेपर लीक होते हैं, 17 बार बीजेपी सरकार लीक करवा रही है। बहुत अच्छी बात। और 17 भर्ती यहाँ की क्या समस्या है? बड़ी समस्या। आइए। यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब स्कूल की समस्या, कॉलेज की समस्या बता रहे हैं। आओ भाई। पहली बात तो इन्होंने, जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। स्टूडेंट हो? क्या करते हो? नहीं, किस कॉलेज में पढ़ते, बेरोजगार है। विद्यालय नहीं है, छोटे कॉलेज भी नहीं है, छोटे भाई हैं तो वो फैजाबाद में पढ़ रहे हैं, बाराबंकी में पढ़ विद्यालय ही नहीं है, रहे हैं, लेकिन कोई शिक्षक नहीं है ना, कि नहीं है। नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से पूरा रुदौली वंचित है। जी। आप कुछ इनसे बोलें इस भाई पे। साहब से मेरा निवेदन है कि इनसे पूछिए कि इनकी एक बेरोजगार घोषित कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि क्या टेक्निकली साउंड है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनके पास है अब जिसके तहत स्कूल ही इनको। नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं, स्कूल नहीं है? कौन सा स्कूल नहीं, मुझे शिक्षक नहीं बताइए। है, कह रहे हैं वो। आपके बगल में हिंदू इंटर कॉलेज है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर। मैडम मैं यहाँ सारी पार्टी आपके यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर हिंदू इंटर कॉलेज है। नाम यहाँ से 1948 हैं। संचालित है। आप कैसी बात कर रहे हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत दलित से ज्यादा बदतर है, उसके लिए क्या किया है? जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में और केंद्र में राज कर चुकी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। रुदौली की क्या? रुदौली की समस्या है, मैं भाजपा से कहना चाहूंगा मुझे 15 लाख चाहिए मेरे अपने। और मैं कहना चाहता हूँ, शिवानंद मिश्रा, भाजपा जिला संयोजक। आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ जब से बैठा हूँ, मेरे भाई आशीष शर्मा जी, आप सभी के सामने अपनी बात को रख रहे हैं।
समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, माई, सभी दल के लोग एकजुट होके सिर्फ एक सीधा निशाना भाजपा पर वार करते हैं। तो भाई अरे जो यार, सत्ता में आप रहेगा उसी से सत्ता पूछा में है, जाएगा, उसी से सवाल तो करें। उसी से पूछा जाएगा। सवाल करिए, हाँ? सवाल करिए। जनता सवाल ने पूछिए। तुमको कुर्सी पर बैठाया पैरवी है, तो कर रहे हैं किससे आप। पूछा नहीं जाएगा? नहीं, पैरवी नहीं कर रहे हैं, जो असलियत मैं वो बता रहा हूँ। आप रुदौली की बात क्यों कर रहे हैं? आप निकल के आइए। रुदौली, अभी रुदौली विधानसभा की बात करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिया आप चले आए हो, तो कैसे आपको पता चलेगा? पता यही होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुद्दों से भटक रहे हैं आप। नॉलेज मिलेगी आपको। जो यहाँ के किसानों की मेन समस्या है, भाजपा सरकार ने 50 किलो यूरिया की बोरी को 45 किलो किया, उसका रेट फिक्स किया 265 रुपया और बिकती है 300 रुपया में। कौन सा भाजपा का विधायक या मंत्री मॉनिटरिंग करता है? यहाँ जितना किसान खड़ा है, पूछो कि 300 रुपया से कम अगर बोरी यूरिया मिलती हो तो मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। यही दिक्कत है, वकालत करना छोड़ दूंगा अगर 300 से कम बेचता। दूसरी बात, इन्होंने हर काम भाजपा ने ऑनलाइन कर दिया, जिसका रेट फिक्स किया 17 रुपया। एक भी जन सेवा केंद्र से पूछे जो 50 रुपया से 100 रुपया से कम लेता हो, कौन सी आपने मॉनिटरिंग किया? और इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई जवाब भी ले लीजिए, इस पर कोई जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जवाब भी ले लीजिए। दीजिए, बोलिए बोलिए। आप जवाब भी ले आप लीजिए। सिटी के अंदर हैं। अगर आप इस समय ऑनलाइन प्रक्रिया पे किसानों सवाल का उठाते हैं, गन्ना जा रहा है। अरे रोड की सड़कें देखिए, रोड टालियां पलट जा रही, गड्ढे में सड़क है। जब सपा सरकार मतलब रहती टाली- थी, तो यही ये कहते थे कि गड्ढे में सड़क है। अब कहाँ सड़क है ही नहीं है। एक एक करके मैम जवाब भी ले लीजिए। आपने ऑनलाइन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत आज जनता के खाते में पैसा सीधा जा रहा है। 6 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले को बच्चों में जब कोरोना काल में उनको जनता के खाते में जो 17 रुपए आपने फिक्स किया, उसका जन सेवा केंद्र वाला 50 से 100 लेता है। पैसे डालने के पैसे लेता है, डायरेक्ट पैसा लगा। एक भी आदमी बता दे कि कोई ऑनलाइन ये सच्चाई सामने आई है। ये बेसिक मुद्दे हैं, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिस पर आप सत्ताधारी परेशान है। जी। बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस उज्ज्वला योजना में कह रहे सब्सिडी दे, अब सब्सिडी कहाँ है? सब्सिडी आ रही है कि नहीं आ रही है? इंडियन गैस की नहीं आ रही। रोजगार दूसरा मुद्दा है। बोले थे टैलेंट बोले थे, फार्मासिस्ट है, नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ है बताओ हमको। नौकरी आ रही है कोई वैकेंसी? आप नहीं, फार्मासिस्ट की बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। आज इतने दिन हो गए, एक भी नौकरी फार्मासिस्ट की निकली नहीं और सारी नौकरी प्रदेश में संविदा पर लगाई जा रही है। मैं इनसे शर्मा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इससे पूर्व की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गांव को अंबेडकर ग्राम के नाम से चलाती थी और महामाया पेंशन योजना देती थी। समाजवादी सरकार आई, इसका नाम चेंज कर दिया और थोड़ा सुविधा भी ज्यादा दे दिया, लेकिन इन्होंने वो दोनों योजनाएं बंद कर दी। हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आपसे निवेदन है, मेरा जवाब भी लेते रहें, तब बहस का सही स्वरूप सामने आएगा जब आप प्रश्नों का जवाब लेते रहेंगे। आपने बसपा सरकार की बात की, उस समय गांव का चयन अंबेडकर गांव के तहत होता था। कहीं 8, 10, 15, 20 गांवों में एक गांव का चयन होता था, वहां सड़क बनती थी, वहां लाइट लगती थी। आज हमने जब नारा दिया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो हमने गांव से भेदभाव नहीं किया। अगर पड़ोस में रहने वाले करीमपुर की जनता को सड़क पर अंबेडकर गांव में चयनित होने के बाद चलने का हक है, तो बगल में बाबू के पुरवा के रहने वालों को क्या सड़क पर चलने का हक नहीं है? उसको बिजली लेने का कोई हक नहीं है? पड़ोस के जहानपुर के रहने वाले को बिजली और सड़क पर चलने का हक नहीं है? हमने गांव की मूलभूत सुविधाओं को काम करने के लिए हमने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया है। हमने गांव गरीब की जनता को भुखमरी के कगार पर जो बन रही थी, आज हमने उनके सम्मान के लिए वृद्धावस्था पेंशन, आज भी आपको बताऊं, पहले 500 रुपया करती थी, आज योगी जी सरकार ने उसको दूनी करने का 1000 रुपए करने की घोषणा कैबिनेट के प्रस्ताव में कर दी है। आप खोरी बढ़ा रहे हैं, मुफ्तखोरी घोषणा कर दिया है, घोषणा कर दिया है। जितनी अभी तक नहीं हुआ, अभी बाकी चल रहा 3 साल। अभी घोषणा होगी फिर। मैडम, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं सपा की बात करना चाहता हूँ, ना बसपा की बात करता हूँ। मैं ये जो रुदौली की जो विधानसभा की जो जनता है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ
कि वर्तमान भी सरकार देखा और आपने पिछली भी सरकार देखा, तो आप लोग क्यों नहीं जागरूक हो? जब कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो आप उसका साथ नहीं देते हो, फिर ब्लेम लगाते हो कि समाजवादी ने ये नहीं काम किया और बीजेपी ने ये नहीं काम किया। ये जितने भी लोग हैं सब अपनी जेब भरते हैं और जनता का कुछ नहीं सोचते हैं। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनोगे, उसको वोट करोगे, तभी आपकी भलाई होगी, अदरवाइज भलाई नहीं होगी। ये जनता रुदौली की जनता बहुत सही ताली मारो। मान लीजिए विनोद भैया जो हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि अनाथ बच्चे को जो है शादी करवा रहे हैं, उनको उनकी जो बेवाएं हैं उनको पिलसिन दे रहे हैं, उनको घर बनवा के दे रहे हैं। जब ऐसा कैंडिडेट आपके सामने तो आप लोग उनको वोट करें, सपोर्ट करें। देखिए कैसा बदलाव आता है इस विधानसभा रुदौली में। आजादी के बाद से 90 तक हम लोगों ने कांग्रेस को देखा। बताना चाहेंगे मैम, आजादी के बाद से 90 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को ढोया, उसके बाद सपा को हमने ढोया, आपके मायावती जी को भी ढोया, कहीं हम लोग का कोई हिस्सा नहीं लगा। 20% हम लोग यूपी में हैं, कहीं किसी ऊंचे पद पर आजम खां बेचारे थे, आज पूछिए क्या हालत उनकी हो गई है। तो ये सिर्फ फायदा उठाते चले आ रहे हैं, उन्होंने कहीं पर कोई हिस्सा नहीं लगाया। इनके बाद मैं गलत कहता हूँ, इनके बाद कहता हूँ जो IM के भाई साहब बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों ने ढोया उसका जवाब देते जाइए ना भाई। समाजवादी पार्टी ने उठाया, समाजवादी पार्टी तो मैं बताता हूँ ना भाई, हमेशा से इल्जाम लगाया समाजवादी पार्टी ने जो मेरा सवाल है, जल्दी सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरा सवाल है, हमेशा से मुसलमानों का फायदा समाजवादी ने उठाया और हमेशा इन लोगों ने, समाजवादियों ने ये कहा कि मुसलमानों ने समाजवादी को धोखा दिया। जब अखिलेश यादव को इलेक्शन जीतना होता है तो वो आजमगढ़ चले जाते हैं और वहां से इलेक्शन जीत के आ जाते हैं जहां मुस्लिम बाहुल है। और देखिए इनकी बात सुनिए, खलीरुद्दीन हार जाते हैं क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल नहीं है। तो धोखा कौन दे रहा है? जितने भी जहां पर भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां से सब, और जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र नहीं था, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र नहीं था वहां सपा हार गई। तो इनसे पूछा जाए कि धोखा किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता दूं, जो प्रदेश में माहौल चल रहा था जिसमें अल्पसंख्यक खासकर परेशान किया जा रहा था, इस सरकार में निशाना बनाया जा रहा था, समाजवादी पार्टी को मालूम है कि जितना परेशान होगा हमारी तरफ भागेगा। मगर अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, कहीं एक लफ्ज उनके मुंह से ये नहीं निकला कि इस 5 साल में मुसलमान परेशान किया गया, ये उनके मुंह से कहीं नहीं निकला। आप यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, वो एक उनकी बात कहीं दिखा दें कि अल्पसंख्यक खासकर टारगेट किया गया इस 5 सालों में। मगर उनको समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए मुसलमानों का, वो जानते हैं कि जितना परेशान होगा हमारी तरफ भागेगा। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी IMI के लोग और बसपा के लोग, मेरा एक सवाल है आपसे, रुदौली विधानसभा में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, आखिर किसका गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी? बताइए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर रुदौली में सबसे ज्यादा हैं और किसका गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी? बड़ा सीधा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया है और इसको सब लोग आप बिना शोर मचाए सुन लीजिए तो मैं जवाब दूं, और नहीं तो चिल्लाने लगिएगा तो मजा नहीं आएगा जवाब देने में। जवाब दे दीजिए, समय की भी कमी है। मैडम आप मेरे नाम पे जल्दी और बाकी और लोगों के नाम पे कोई जल्दी नहीं। बोले नहीं, अभी तो मैडम हम बोले नहीं। समाजवादी पार्टी के आदमी को अपनी बात तो कहने दीजिए। बोलिए। अभी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम, पहली बात तो आप सब लोग ये जान लें, आप लोग ज्ञान के लिए बता दूं कि ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा नहीं है। नंबर 1, वो क्यों नहीं है? पहले समाजवादी के वोटर थे यादव 90 और 95 मुस्लिम थे यहाँ पे। इसके बाद 14 गांव बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र के मिला दिए गए। 14 गांव मतलब 12 गांव, 24,000 जनसंख्या जो यादव की जनसंख्या है। विधानसभा को चुना है। अभी तो सुनिए, ओवैसी की बात तो मैं अभी पहले बाद में बताता हूँ। ओवैसी के वोटर्स का क्या फर्क पड़ेगा इसमें, मैं ये अभी 2 बातों का जवाब मुझे देना है। एक तो शहरयार साहब बोले कि अखिलेश जो है मुसलमानों के लिए कुछ बोले नहीं, वो चाहते हैं जितने तंग होगा उतने हमारी तरफ आएगा। एक बात। दूसरी बात IMM के भाई साहब बोले कि वो मुसलमानों के लिए कुछ बोला नहीं गया। मैं दोनों लोगों को जवाब दे देना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा तंग किया गया भारतीय जनता पार्टी में, तो ये उनकी बात गलत है, इनकी सोच गलत है। वो इसलिए गलत है कि आज की तारीख में जितने लोग तंग किए गए वो यादव बिरादरी के लोग तंग किए गए हैं, और जितने लोगों के ऊपर मुकदमा, मैं सुनाऊं तो तंग होने की बात पे मैंने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि केवल मुसलमान तंग हुआ है, मैं ये कहता हूँ किसी जात बिरादरी को उस पर तंग नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि आप मुकदमा उठा के देख लो,
कि कितने लोगों को तंग किया गया है। रही बात ये सरकार एनकाउंटर की सरकार कही जाती है, कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ वो भी मैं लिस्ट अभी आपको मैं देता हूं। रही बात ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात से रुदौली विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे एक भी मुस्लिम जितने लोग यहाँ पे हैं, हमारी समझ में मुस्लिम एक वोट भी ओबीसी को नहीं देने को तैयार है। आज जो हालत बताइए बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जैसे कि अभी जैसा कि यादव जी ने कहा कि मुस्लिम वोटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यादव जी ने ऐसा कहा, तो अखिलेश यादव नहीं ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। हमने कहा मुस्लिम, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा इल्जाम पब्लिक से पूछो ना, मुस्लिम से फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका मुद्दा हो सकता है, ये आप अपना बनावटी मुद्दा हो सकता है, ये आपकी सोच हो सकती है, ये अपनी सोच लेके बैठे हैं। अरे मुस्लिम मुद्दा वो तो बेस ग्राउंड है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और वो तो बेस है, इस बेस को आप बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, हमारी ये जो रुदौली है ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। हमारी रुदौली ऐसी जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में ले रखती है, ऐसे हमारी रुदौली जो सभी धर्मों को अपने आंचल में समेट के रखती है। पहली चीज हमारी रुदौली ये है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, यहाँ पर विकास का मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहली बात, डॉक्टर साहब आप वकालत कर रहे हैं इस चीज की, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आप भाजपा को दोषी बता रहे हो तो अभी तक आप कहाँ थे? आप विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाए? बिल्कुल थे। अबे हाँ बिल्कुल, अरे जवाब तो ले लीजिए ना भाई, हमसे पहले जवाब देने दीजिए, हमसे पूछा गया सवाल यार। हाँ दीजिए जवाब। अभी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर अभी हाँ ठीक मैडम, ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर अभी कहाँ थे। मैं कहता हूँ कि आपकी सरकार जो है, जब अभी मैं कह दूं कि ये यहाँ पर मकान होना चाहिए और ये जमीन मेरी होनी चाहिए, तो ये सरकार के लोग क्या करते हैं कि दूसरे दिन लेखपाल भेजते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर पुष्कर यादव जी ये मकान आपका जो बना हुआ है ये 6 फीट ग्राम समाज में है और कल इस पे बुलडोजर आके गिरा देगी। तो जो इनका मकसद होता है, जो मुझसे कहलवाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष जिताना है, बोले कि आपको वोट देना है इनको, अगर इनको नहीं देंगे तो कल आप जो है आपके ऊपर इतनी धाराएं ला दी जाएंगी और इतना बुलडोजर आपके ऊपर बिल्डिंग गिरा दी जाए। इसका जीता जाता उदाहरण रुदौली में है, इसका जीता उदाहरण फैजाबाद में, इसका जीता जागरण उदाहरण जो है अयोध्या में है। तो इस मुद्दे पर आप बात करेंगे, विकास के मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं, बायस्ड होके बात कर रहे हैं ना भाई। अपनी मन की बात करते हैं, जनता मन की बात करते हैं, हमको ये बताइए। मोदी जी बताएंगे सवाल, आशीष जी आप बोलिए, बताइए। आप आइए ना क्वेश्चन पूछने ना, आशीष जी जवाब देंगे, आपकी बात जनता इन तक पहुंचा रहे हैं हम। बिल्कुल आप जनता की बात हमसे पूछो, शर्मा जी से पूछो, वहाँ ना पूछो। मोदी जी मन की बात करते हैं, आशीष जी जवाब देंगे, उनसे पूछो। सवाल इधर पूछो, मैडम से ना पूछो यार। हाँ उनसे पूछिए। मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, कभी जनता के मन की बात जानी है? आपके मन की बात आप सुनेंगे? मोदी जी फिर मन की बात सुनेंगे अगली बार। मैडम मेरा जवाब ले लीजिए। 2014 में जब इस विश्व के सर्वमान्य नेता की श्रेणी में शुमार नरेंद्र मोदी जी को भारत की देवतुल जनता ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, तो उन्होंने संसद भवन घुसने से पहले उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि सुविधा नहीं, ये दायित्व है, एक जिम्मेदारी लेकर मैं जा रहा हूं। और 5 साल तक उन्होंने जनता के मन की बात पर कार्य करते हुए पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। शुरू में तो और आज तक जनता पछता रही है। ये जो जनता के हित करने वाले बात कर रहे हैं, ये रुदौली विधानसभा के अंदर में एक हॉस्पिटल या कुछ एम्बुलेंस फ्री सुविधा नहीं दी गई। आज अगर कोई भी पेशेंट रात बीमार पड़ता है तो रेफर किया जाता है फैजाबाद लखनऊ के लिए, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते 3000 रुपए कि वो लखनऊ तक पहुंच सके। रुदौली विधानसभा में दम तोड़ देता है अपना। सरकारी हॉस्पिटल है एक रुदौली के अंदर में, रात में चले जाइए आप 10 बजे के बाद, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। फोन करते रहिए, डॉक्टर साहब का लापता है। विकास की बात जो कर रहे हैं, पुल की बात चल रही है, पुल 2017 में घोषणा किया गया, कोई मतलब नहीं है। ये बताओ जितनी जनता परेशान हुई है रुदौली विधानसभा के अंदर में, पेट्रोल डाल करके भीख मांग करके गई है, उसके लिए तुमने क्या किया? मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है रुदौली। आपका प्रश्न 2 चीजों पर है। एक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आपने प्रश्न उठाया, दूसरा आपने इस ओवरब्रिज पर प्रश्न उठाया। स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां बात करें, आप 2017 से पहले की बात करिए, सीएचसी पे क्या यही सुविधाएं हुआ करती थी? क्या इतने ही डॉक्टर हुआ करते थे? 2017 से आपका कार्यकाल है, तो आपने क्या कहा? मैं बता रहा हूँ,
1 या 2 डॉक्टर सीएचसी पर हुआ करते थे और वो भी लगातार ड्यूटी नहीं देते थे। आज जाकर देख लीजिए ओपीडी की कितने पर डे कितने ओपीडी होते हैं। आज जाकर देख लीजिए कि डेंटिस्ट भी आज जाकर देख लीजिए कि वहां पर सिजेरियन करने वाली महिला उपस्थित नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था का क्या करेंगे? और सुनिए समय की कमी है हमारे पास में। मिशन 2022 साधना न्यूज का रुदौली विधानसभा पहुंचा, जानने की कोशिश की कि यहाँ कितना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, लेकिन जनता नाखुश है। अभी आने वाला समय बताएगा, आने वाले चुनाव बताएंगे 2022 में कि रुदौली की जनता इस बार किसको सिंहासन पर बैठाती है और किस पर उम्मीद जताती है, किस पर, क्योंकि दावे और वादे तो हर एक पार्टी करती है, लेकिन पूरा कौन करता है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए लगातार साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।